जय हिंद साथियों, आज हम लोग संख्या पद्धति नंबर सिस्टम जिसे कहा जाता है प्रश्नावली 1A हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। लिखा हुआ है 20 और 40 के बीच समस्त समधन पूर्णांक लिखिए। 20 से 40 के बीच सभी सम संख्याओं को लिखना है। तो इसे हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो 20 और 40 के बीच समस्त समधन पूर्णांक। तो समधन पूर्णांक कौन कौन से हो जाएंगे, इसे हमको लिखना है। तो 20 और 40 के बीच में 22, उसके बाद में 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, उसके बाद में 38। 40 नहीं लिखेंगे क्योंकि 40 से और 20 के बीच में संख्याएं होनी चाहिए। तो यही संख्याएं हैं, यही हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। तो 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखना है। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या क्या होती है? तो अभाज्य संख्याएं वह संख्या होती हैं जो स्वयं से कटें या फिर 1 से कटें। तो यहाँ पर 1 से 10 तक अभाज्य पूर्णांक लिखना है। तो कौन कौन सी संख्या हम लिख सकते हैं? तो हम क्या लिखेंगे? 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक। तो यहाँ पर 1 से 10 तक लिखना है। तो पहली संख्या 2, 3, 5, 7, बस यही 10। यहाँ पर 9 तो होगा नहीं, तो यही संख्याएं हैं, यही आंसर आ जाएगा। तीसरा नंबर देखते हैं। लिखा है 2A + 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक बताइए। तो क्रमानुयायी का मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए 1 है, फिर 2 हो जाएगा, 3 है, 4 है, ये क्या है? एक क्रम से चल रही हैं संख्याएं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कह रहा है 2A + 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक बताइए। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2A + 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक क्या हो जाएगा? पूर्णांक। तो यहाँ पर 2A + 1 लिखा हुआ है, इसमें हम क्या जोड़ेंगे? 2A + 1, इसमें हम प्लस का 1 ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 2A + 1 + 1। तो इसका आंसर आ जाएगा 2A + 1 और 1 2। यही हमारा आंसर आ जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो योगात्मक प्रतिलोम यहाँ पर 2/3 है। तो 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो इसमें हम कितना जोड़ें कि इसका योगफल 0 हो जाए? तो यहाँ पर 2/3 लिखा है, तो इसे क्या लिखेंगे? 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम। तो इसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -2/3। यही हमारा आंसर आ जाएगा। या इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि 2/3 प्लस में है तो माइनस लगा देंगे, और यहाँ पर माइनस लगा होता तो यहाँ पर प्लस में लिख देते। तो 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा? -2/3 हो जाएगा। 5 नंबर -5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? -5 का गुणात्मक, यहाँ पर गुणात्मक लिखा हुआ है, ये गुणात्मक प्रतिलोम। तो -5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? किस संख्या से इसे गुणा करें कि इसका आंसर 1 आ जाए? तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -5। अगर इसका हम गुणा कर दें
-1/5 से, तो इसका मान 1 आ जाएगा। तो -5 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 1/5। ये माइनस यहाँ लगा देंगे, -1/5, यही आंसर आ जाएगा। ये यहाँ पर कुछ नहीं है, तो -5 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -1/5। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। P + Q और P - Q के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो पहले यहाँ पर P + Q क्या लिखेंगे? P + Q का योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम। तो योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? यहाँ पर माइनस लगा देंगे, तो P + Q ये ब्रैकेट में लिखेंगे और माइनस लगा देंगे। उसके बाद में P - Q का योगात्मक प्रतिलोम, तो यहाँ पर लिखा जाएगा P - Q का योगात्मक प्रतिलोम बराबर माइनस और ब्रैकेट में माइनस P - Q हो जाएगा। तो P + Q का योगात्मक प्रतिलोम, यहाँ पर प्लस लगा है तो माइनस लगा देंगे, और यहाँ पर बाहर में यहाँ भी कुछ नहीं लगा है तो प्लस लगा है मान लीजिए, तो माइनस लगा देंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। P + Q का योगात्मक प्रतिलोम माइनस ब्रैकेट में P + Q, और P - Q का योगात्मक प्रतिलोम माइनस ब्रैकेट में P - Q। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब 7 नंबर देखेंगे। x के किस मान के लिए 5 गुणे ब्रैकेट में 3 गुणे 2 बराबर ब्रैकेट में 5 गुणे 3 उसके बाद में गुणे x कथन सत्य है? यानी x के स्थान पर कौन सा मान रखा जाए कि समीकरण संतुष्ट हो जाए? तो इससे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हल करके x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे हल। सवाल लिखा है 5 गुणे ब्रैकेट में 3 गुणे 2 बराबर 5 गुणे 3 ब्रैकेट में उसके बाद में x। अब इसे हल करेंगे तो पहले लिखेंगे 5 गुणे, इसका गुणा कर लेंगे 3 दूनी 6 बराबर, यहाँ पर 5 3 15 गुणे में x है। अब यहाँ पर ये गुणे में है तो बटे में आ जाएगा, तो 5 गुणे 6 बटे में 15 बराबर x हो जाएगा। यहाँ पर हम चाहें तो गुणा भी कर सकते थे, चलिए हमने लिख लिया। तो 5 एकम 5, 5 3 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर 2 बचा है और कुछ तो है नहीं, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2। यदि x बराबर 2 रख दिया जाए तो समीकरण क्या हो जाएगा? संतुष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है x के किस मान के लिए जो समीकरण है x का कथन सत्य है, तो x बराबर यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है? तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? शून्य। शून्य एक ऐसी संख्या है जो स्वयं का योज्य प्रतिलोम होती है। तो क्या लिखेंगे? शून्य संख्या ऐसी है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम है। 8 का उत्तर हो जाएगा शून्य। शून्य संख्या ऐसी है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 9 नंबर देखते हैं। यहाँ पर सवाल कह रहा है यदि a एक समधन पूर्णांक है तो बताइए कि संख्या a-1 और यहाँ पर a+1 सम है अथवा विषम। तो पहले हम यहाँ पर इसे देख लेते हैं। a एक सम संख्या है, तो हमने मान लिया कि a बराबर सम संख्या कोई होगी, 2 4 6 8 ये सभी संख्याएं क्या हैं? सम संख्याएं हैं। तो कह रहा है कि a बराबर सम है, तो a-1
और a प्लस 1 सम है अथवा विषम, तो यहाँ पर यदि a माइनस 1 लिखा है तो यदि हम a के स्थान पर 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 घटाने पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर हम a के स्थान पर 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ पर माइनस का 1 लिखा है तो इसे घटाएंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा। यदि हम a के स्थान पर 6 लिखेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। जब 6 से 1 घटा देंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 6 माइनस 1, अब इसे घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। तो यहाँ पर संख्याएं 1 3 5, 1 3 5 ये संख्याएं प्राप्त हो रही हैं। तो ये संख्याएं कैसी हैं, ये तो विषम संख्याएं हैं। उसके बाद में कह रहा है यदि a प्लस 1, यहाँ पर a प्लस 1, इसके स्थान पर यदि हम 2 लिखेंगे a के स्थान पर तो 2 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पर a के स्थान पर 4 लिखेंगे तो 4 प्लस 1 बराबर 5 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर 6 लिखेंगे तो 6 और 1, यहाँ पर a के स्थान पर 6 लिखेंगे और प्लस का 1 तो 6 1 7। इसी प्रकार से 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 5 7 9 ये कैसी संख्याएं प्राप्त हो रही हैं, ये सभी संख्याएं विषम संख्याएं प्राप्त हो रही हैं। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला, जब हम अब इसे हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये तो हमने समझाने के लिए आपको बताया है। तो इस सवाल से क्या निष्कर्ष निकला, यहाँ पर लिखेंगे a एक सम धन पूर्णांक है, तब a माइनस 1 एक विषम संख्या होगी, एक विषम संख्या होगी। अभी हम लोगों ने इसमें देख लिया है। उसके बाद में तथा a प्लस 1 भी विषम संख्या होगी। अतः इससे क्या निष्कर्ष निकला, अतः a माइनस 1 और a प्लस 1 विषम हैं। कैसी संख्याएं हैं, विषम हैं। तो यहाँ पर हम इसे समझाने के लिए आपको बताया है, तो आप लोगों को यहाँ से लिखना है। तो शायद ये आपको समझ में आया होगा साथियों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं साथियों। संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। यानी संख्या रेखा पर आपको 5 और 7 का योग लिखकर दर्शाना है। तो यहाँ पर हम इसे देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग हल करने के लिए इसे हमने एक लाइन ड्रा कर ली है, एक लाइन हमने खींच लिया है, और इस संख्या रेखा पर हमने यहाँ पर 0 लिख दिया है। ये 0 है, +1 +2 +3, प्लस का चिन्ह लगाया जाए ना लगाया जाए, प्लस मान लिया जाता है। तो ये प्लस में सभी संख्याएं हैं, और 0 है, 0 से इधर ये सभी संख्याएं माइनस में हो जाएंगी। तो यहाँ पर कह रहा है +5 और +7, यानी 5 और 7 का योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 5, तो 0 से 5 तक जाएंगे, तो 0 से ले करके हमको 5 तक जाना है। उसके बाद में 7, यहाँ पर 5 से लेकर के 7 तक हम जाएंगे, तो 5 से 7 तक ये हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर देखा जाए तो 1 2 3 4 5, ये 5 खाना हो गए। उसके बाद में यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। तो यहाँ 0 से 5
हमने 5 लिख दिया, और 7 5 से लेकर के यहाँ तक 12 तक, तो 7 5 कितना हो जाएगा 12। तो इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 5 12। इस प्रकार से हम इसे रेखा पर दर्शाएंगे। तो 5 + 7 = 12, यही हमारा आंसर हो जाएगा। या इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यह क्या लिखेंगे, यह 5 + 7 = 12 को निरूपित करता है, निरूपित करता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं साथियों, क्या लिखा है इसमें, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं अथवा कौन से असत्य हैं। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले भाज्य संख्याएं और एक होती हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं यानी भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो भाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो स्वयं से कटें और एक से और किसी अन्य से भी कट जाएं, और अभाज्य संख्याएं वह होती हैं जो स्वयं से और केवल एक से विभाजित होती हैं। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल से देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 2 लिखा है, या यहाँ पर हम मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं 2 लिखा है। तो 2 अब ये किससे कटेगा, यहाँ पर 1 से कट सकता है, 1 2 के 2 हो जाएगा, या 2 1 कम 2। क्या और इसके खंड किए जा सकते हैं, नहीं किए जा सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए 3 लिखा है, तो 3 के खंड 1 3 यानी 1 से कट जाएगा, ये 3 आ जाएगा, या 3 1 कम 3 = 3 हो जाएगा। क्या और इसके खंड किए जा सकते हैं, नहीं किए जा सकते हैं। तो ये 2 3 और 5 ये सभी संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन भाज्य कैसी संख्या है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। मान लीजिए 4 है, तो 4 में 1 गुणे 4, तो 4 1 कम 4 हो जाएगा। उसके बाद 4 गुणे 1, ये 4 1 कम 4 हो जाएगा। क्या इसके और खंड किए जा सकते हैं, तो बिल्कुल। 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। मान लीजिए लिखा है, हमने मान लिया 9 लिखा है। अब 9 क्या भाज्य है या अभाज्य है, देखते हैं। यहाँ पर 1 गुणे 9, तो कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा। उसके बाद में 9 गुणे 1, 9 1 कम 9 आ जाएगा। इसे हम और काट सकते हैं, 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। तो ये सभी संख्याएं क्या हैं, भाज्य हैं, और ये सभी संख्याएं क्या हैं, अभाज्य हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या बताया, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो 1 से एवं स्वयं से विभाजित होती हैं। स्वयं का मतलब ये हुआ, जैसे 2 दिया गया है तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 दिया गया तो 3 से 3 कट जाएगा। तो 1 और स्वयं से विभाजित होती हैं। और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो 1 से और स्वयं से तो कटेंगे ही, लेकिन किसी और भी संख्या से विभाजित हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर 1 से 4 कट जाएगा, 1 चौके 4, और 4 1 कम 4, लेकिन 2 दूना 4। 9 यहाँ पर लिखा है, तो 1 गुणे 9, तो 9 1 कम 9, और 9 1 कम 9, लेकिन 9 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9। तो हम आसान भाषा में ये भी कह सकते हैं
कि अभाज्य संख्याओं के केवल 2 फैक्टर हो सकते हैं, या तो 1 या फिर स्वयं की संख्या। लेकिन भाज्य संख्याओं के कई फैक्टर हो सकते हैं, जैसे 1 हो जाएगा और वो स्वयं हो जाएगी और किसी संख्या से भी कर सकती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में सीखा है। अब इसी पर बेस वो सवाल है, तो उस सवाल को देखते हैं। अब यहाँ पर 11 नंबर का ए नंबर हम सवाल देखते हैं, इसी में हम समझ लेते हैं, आसानी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है ए नंबर में 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणनफल सदैव अभाज्य होता है। ये कह रहा है सत्य है ये कथन कि असत्य है, आपको बताना है। तो कह रहा है 2 धन पूर्णांक यानी 2 धन अभाज्य पूर्णांक का गुणनफल सदैव अभाज्य संख्या होती है। तो हम पहले देखेंगे। तो 2 धन अभाज्य पूर्णांक, तो हमने मान लिया पहला अभाज्य पूर्णांक ये ए नंबर का है, तो हमने मान लिया पहली संख्या 2 है। उसके बाद में कह रहा है 2 धन अभाज्य पूर्णांक, तो दूसरी संख्या हमने मान लिया यहाँ पर, मान लीजिए हमने मान लिया 3 मान लिया हमने। अभाज्य संख्या कह रहा है ना, तो 2 धन अभाज्य पूर्णांक, तो हमने पहली अभाज्य संख्या 2 मान लिया और दूसरी अभाज्य संख्या 3 मान लिया। अब कह रहा है इन पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य संख्या होगी। देखते हैं भाई इसका गुणा करके, तो कितना आ जाएगा 2 तिहाई 6। तो 6 क्या अभाज्य संख्या है? नहीं भाई, ये भाज्य संख्या है। कैसे? इसको हम देखेंगे तो 1 गुणे 6, तो 6 कम 6 हो जाएगा। उसके बाद में 6 गुणे 1, तो 6 कम 6 हो जाएगा। उसके बाद 2 गुणे 3, तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। तो 6 कैसी संख्या है? ये है एक भाज्य संख्या। क्या है? भाज्य संख्या है। सवाल में क्या कह रहा है? 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणनफल सदैव अभाज्य होता है। नहीं, ये बात गलत है। तो ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ये कथन असत्य हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बी नंबर। बी नंबर क्या कह रहा है? 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। यहाँ पर बी नंबर में तो पहली संख्या हम लोग मान लेंगे 2 है, हमने मान लिया 2 है। अभाज्य संख्या कह रहा है 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। कह रहा कि 2 अभाज्य संख्या अगर आप जोड़ेंगे तो सदैव अभाज्य संख्या ही आपको मिलेगी। तो ये कथन सही है कि गलत है, तो हमको देखना है। तो हमने पहले मान लिया अभाज्य संख्या 2 है और दूसरी अभाज्य संख्या हमने मान लिया 7 है। 7 कैसी संख्या है? अभाज्य है। तो इसे जोड़ेंगे तो 7 2 9, अब 9 आ गया। तो 9 कह रहा है ये अभाज्य संख्या है? नहीं भाई, ये भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 1 9 9 और 9 1 कम 9, लेकिन 3 त्रिक्का 9 से भी कट जाएगी। तो ये कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। लेकिन कह क्या रहा है कि 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। नहीं, ये कथन गलत है। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 11 नंबर के ए और बी नंबर हल कर लिए हैं। अब सी नंबर देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है यदि ए और बी 2 ऋण पूर्णांक हैं, ए और बी 2 ऋण पूर्णांक हैं, तब ए प्लस बी भी सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा। जैसे हम देख लेते हैं सी नंबर में, तो यहाँ पर लिख देते हैं सी नंबर। सी कह रहा यदि ए और बी 2 ऋण पूर्णांक हैं, तो हमने मान लिया ए बराबर -1 और बी बराबर -2। कह रहा है ए और बी कोई 2 ऋण पूर्णांक हैं। अब कह रहा है जब a प्लस बी भी सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा, तो देखते हैं जब इसको आपस में जोड़ेंगे -1 और प्लस उसके बाद में -2, तो कितना हो जाएगा?
यहाँ पर -1 आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस का 2 हो जाएगा बराबर -3 आ जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि यदि a और b दो ऋण पूर्णांक हैं तब a प्लस b भी सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा। हाँ सही है, यहाँ पर माइनस में आ रहा है तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, सही है, ये कथन सत्य है। तो इस प्रकार से हमने 11 नंबर के a, b और c क्वेश्चन को हल कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 12 तो यहाँ पर कह रहा है यदि a एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि संख्या a ब्रैकेट में a प्लस 1 फिर ब्रैकेट में a प्लस 2 a प्लस 3 संख्या 24 से पूर्णतया विभाजित होगी। यहाँ पर जो हमको संख्या दी गई है a प्लस 1, उसके बाद में a प्लस 2 a प्लस 3, 4 क्रमागत धन पूर्णांक, 4 क्रमागत धन पूर्णांक है। तो ये 4 क्रमागत धन पूर्णांक हैं। तो जो 4 धन पूर्णांक दिए गए हैं ये 4 से विभाजित होंगे। क्या लिखेंगे, अतः इसमें से एक 4 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। अगर 4 पूर्णांक दिए गए हैं तो 4 से विभाजित होगा, 3 पूर्णांक दिए गए हैं तो 3 से विभाजित होगा, 2 पूर्णांक दिए गए हैं तो 2 से विभाजित होगा। तो क्या लिखेंगे, इसी प्रकार 3 क्रमागत धन पूर्णांक या इसे लिख सकते हैं इसी प्रकार 3 क्रमागत धन पूर्णांकों में से एक 3 से विभाजित होगा और इसी प्रकार 2 क्रमागत धन पूर्णांकों में से एक 2 से विभाजित होगा। यानी इसी प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं। अगर 4 धन पूर्णांक दिए गए हैं तो 4 से विभाजित होगा और 2 धन पूर्णांक दिए गए हैं तो 2 से, 3 दिए गए हैं 3 से, तो इसी प्रकार विभाजित होगा। तो क्या लिख सकते हैं, अतः संख्या a प्लस 1 और a प्लस 2 a प्लस 3 संख्या 4 3 2 बराबर 24, 4 3 12 12 दूना 24 से विभाजित होगी। 4 संख्या और 3 संख्या 2 संख्या, तो इस प्रकार से 24 ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसे और मेथड से हल करते हैं, यहाँ पर और सरल करके देखते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है 4 धन पूर्णांक हमको दिए गए हैं। तो हमने मान लिया कि a बराबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 और 4, ये 4 धन पूर्णांक दिए गए हैं। तो यहाँ पर a प्लस 1 a प्लस 2 और a प्लस 3, यदि यहाँ पर a बराबर कोई संख्या मान ली जाए, यहाँ पर 1 रख दिया जाए, 2 या 3 या 4, हमने मान लिया कि a बराबर, मान लिया हमने 4 रख दिया, a के स्थान पर हमने 4 रख दिया, तो कितना हो जाएगा, 4 ब्रैकेट में 4 प्लस 1, 4 प्लस 2 और 4 प्लस 3, तो 4 गुणे 4 और 1 5 गुणे ये कितना हो जाएगा
6 गुणे और ये 7। तो इस प्रकार से कितना आ जाएगा, 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7। कह रहा किससे विभाजित होना चाहिए, ये 24 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो हमें 24 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, ये हमको चेक करना है। अब इसे जो 24 से पूर्णतया, यहाँ पर पूर्णतया ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो कह रहा है 24 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, तो 24 से विभाजित करने के लिए हम इसे 24 से भाग देंगे। तो क्या लिखेंगे, 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 बटे 24। 6 एक कम 6 चौको 24, 4 से 4 पूरा कट गया। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7 और 25 35, यानी 24 से पूर्णतया विभाजित हो गया। यहाँ पर हम a रखेंगे, a बराबर 1, तभी 24 से कट जाएगा। 2 रख दिया जाएगा, तभी 24 से कट जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं, यदि हम a बराबर 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 1 2, तो 2 एक कम 2 हो जाएगा। यहाँ पर 3 2 3 6 और यहाँ पर 4 6 चौको 24 से पूरा कट जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस मेथड से भी हल कर सकते हैं, और जो अभी हमने बताया उस तरीके से भी समझ सकते हैं। नंबर 13 अब देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है, यदि a एक समधन पूर्णांक है और b एक विषम धन पूर्णांक है, तो बताइए कि निम्नलिखित में से संख्याओं में कौन सी संख्या सम होगी। यानी जो हमें संख्या दी गई हैं, इसमें से बताना है कि कौन सी संख्याएं सम संख्याएं होंगी। तो हमने मान लिया, पहले हमने माना कह रहा कि a कोई सम संख्या है, तो हमने a बराबर 2 मान लिया, और b बराबर हमने मान लिया 3। a बराबर सम संख्या हमने माना और b बराबर विषम संख्या हमने मान लिया, क्योंकि यहाँ पर सवाल में कह रहा है। तो सबसे पहले कह रहा कि a स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, a स्क्वायर बराबर a का मान कितना दिया गया है, 2, तो 2 हो जाएगा। तो 2 दूना 4। उसके बाद में यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है b स्क्वायर, तो b स्क्वायर बराबर b का मान 3 दिया गया, तो 3 का स्क्वायर बराबर 3 गुणे 3, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। उसके बाद में a प्लस b, तो क्या लिखेंगे, a प्लस b बराबर a का मान 2 प्लस b का मान 3, तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। उसके बाद में a गुणे b, तो यहाँ पर लिखेंगे a गुणे b, तो a का मान कितना दिया गया है, 2, b का मान 3, तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। उसके बाद में a ब्रैकेट में a प्लस 1, a ब्रैकेट में a प्लस 1, तो a का मान कितना दिया गया है, यहाँ पर 2, ब्रैकेट में 2 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा, 2 गुणे ये हो जाएगा 3, 3 दूनी 6। उसके बाद में देखते हैं यहाँ पर b ब्रैकेट में b प्लस 1, b ब्रैकेट में b प्लस 1 बराबर b का मान दिया गया है 3, b के स्थान पर 3 प्लस 1 बराबर ये 3 हो जाएगा, गुणे 3 और 1 4 बराबर 4 3 12। अब सवाल में कह रहा है कि कौन सी संख्याएं सम होंगी, हमको सम संख्याएं ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये संख्या सम होगी, उसके बाद में ये 9 विषम है, तो a प्लस b ये 5 है, ये भी विषम है, a गुणे b ये 6 है, ये भी सम संख्या हो जाएगी। यहाँ पर ये भी संख्या सम है और ये भी संख्या सम है, तो हमको सम संख्याएं बताना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः सम संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी। पहला a स्क्वायर कामा, यहाँ पर a स्क्वायर के बाद में ये 6 वाला a गुणे b
कामा यहाँ पर a ब्रैकेट में a+1 और उसके बाद में b ब्रैकेट में b+1। ये सभी संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं? सम संख्याएं हैं। यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा हम नोट पढ़ लेते हैं। हम जानते हैं कि सम संख्या से सम संख्या का गुणा सम संख्या होती है और विषम संख्या से विषम संख्या का गुणा विषम संख्या होती है और सम संख्या का विषम संख्या से गुणा सम संख्या होती है तथा सम संख्या और विषम संख्या का योग विषम संख्या होती है। अतः इस प्रकार a² और a गुणे b, उसके बाद में a ब्रैकेट में a+1, उसके बाद में b ब्रैकेट में b+1, ये सभी संख्याएं किस प्रकार की संख्याएं हो जाएंगी? सम संख्याएं हैं। तो इस प्रकार से हमारा आंसर यही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। यहाँ पर धन पूर्णांक के किन गुणधर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य है? इसको हल करके और देखना है। तो यहाँ पर सवाल जो हमको दिया गया है 14 नंबर का, यहाँ पर ए नंबर देखते हैं। 3 गुणे 8 + 7 बराबर 3 गुणे 8 + 3 गुणे 7। इसको हल करना है और उसके बाद में बताना है कि ये सत्य है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसे जो ब्रैकेट में दिया गया है इसे हल करेंगे, या इसे हम LHS और RHS लेकर के हल करेंगे। ये दोनों पक्ष इसके बराबर आ जाएं तो कथन सत्य है। तो यहाँ पर 3 गुणे इसे जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 15 बराबर इसका गुणा करेंगे 8 त्रिक 24 प्लस 7 त्रिक 21। अब इसे गुणा करेंगे 15 तियाँ 45 और इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर ये 5 हो जाएगा, ये जोड़ेंगे इसे और ये 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से LHS और RHS बराबर आ गए हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ये कथन सत्य है। क्या है? सत्य है। बी नंबर देखते हैं। बी नंबर कह रहा है 3 प्लस ब्रैकेट में दिया गया है 5 + 9 बराबर 3 + 5 + 9। अब इसे हल करेंगे तो 3 प्लस इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 × 5 = 14 बराबर इसे हल करेंगे तो 5 × 3 = 8 + 9, तो कितना हो जाएगा? 17 बराबर 17। दोनों बराबर हैं तो कथन क्या है? सत्य है। ये भी कथन क्या है? सत्य है। तो इस प्रकार हमने ए नंबर और बी नंबर सवाल देख लिया है। अब यहाँ पर सी नंबर देखते हैं। सी नंबर सवाल क्या कह रहा है? सी नंबर सवाल 3 गुणे 2 बराबर 2 गुणे 3, तो 3 दूनी 6 बराबर 3 दूनी 6। दोनों पक्ष बराबर हैं तो कथन कैसा भैया? सत्य है। उसके बाद में डी नंबर देखते हैं। डी नंबर में हमको दिया गया है 3 गुणे 5, 3 गुणे 5 बराबर a गुणे 5। कह रहा है कि यदि a बराबर 3 है, जब a के स्थान पर 3 रख दिया जाए तो कथन सत्य है। देखते हैं 3 गुणे 5 बराबर, हमको यहाँ पर a बराबर 3 दिया गया है तो a के स्थान पर 3 लिखेंगे गुणे 5, तो 5 × 3 = 15 बराबर 5 × 3 = 15। ये भी कथन क्या है? सत्य है। ये कथन क्या है भैया? सत्य है। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है? यहाँ पर सवाल देखते हैं। धन पूर्णांक के किन गुणधर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य है? हमको गुणधर्म बताना है। यदि आप लोगों ने आगे की यहाँ पर इसमें सीरियल वाइज से अगर पढ़े होंगे योग के ये सभी नियम, ये गुणधर्म जो लिखे हैं तो इसमें आप लोगों को मिला होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर जो 45 और 45 आया है तो ये किस नियम पर आधारित था? यह योग पर गुणा के वितरण नियम पर सत्य है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? यह योग पर गुणा
के वितरण नियम पर सत्य है। उसके बाद में बी नंबर देखते हैं ये किस पर सत्य है, तो ये भी लिखेंगे यह योग के साहचर्य नियम पर सत्य है। उसके बाद में सी नंबर जो लिखा है, सी नंबर पर ये गुणा यहाँ पर लगा है और जो संख्याएं हैं 3 2 हैं और 2 3 हैं, केवल संख्याएं को बदल दिया गया है, तो इसे लिखेंगे यह गुणन के क्रम विनिमेय के नियम पर सत्य है, नियम पर सत्य है। उसके बाद में यह जो लिखा है, यह कथन निरसन के नियम के अंतर्गत सत्य है, सत्य है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इन सवालों को हल किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं और इस प्रश्नावली का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिखा है संख्या रेखा पर -5, -2 और 0 1 2 5 को दर्शाइए। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक लाइन इस प्रकार से खींच लेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई यहाँ पर 0 है, इधर जाएंगे तो -1 -2 -3 और इसी प्रकार से यहाँ पर -4 और -5 यहाँ पर कहीं मिलेगा। और यहाँ पर जब इधर जाएंगे तो प्लस का 1 या प्लस लगाया जाए ना लगाया जाए, प्लस मान लिया जाता है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और 2 3 4 5 और इसी प्रकार से 6 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो पहले ये -5 है, तो -5 यहाँ पर है, तो हम इसे कोई नाम दे सकते हैं। और यहाँ पर -2 है, यहाँ पर -2 है। उसके बाद में 0, तो 0 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर 2 है और 5 यहाँ पर है। तो इसे हम O मान देंगे, यानी 0 यहाँ पर लिखा तो हम इसे O लिखेंगे। इसे हम A मान सकते हैं, इसको हम B मान लेंगे। यहाँ पर 1 है तो इसे हम 1 को P मान लेंगे, P, और ये है यहाँ पर 2 है तो हम Q और लास्ट में R। तो इस प्रकार से हमने इसे संख्या रेखा पर दर्शाया है। तो साथियों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, यदि निरंतर आप लोगों को इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।